Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start right to equality, the very first fundamental right, and it is given in your article 14 to 18 in Indian Constitution. In last video we did article 13 which tells us about laws which are in violation of fundamental rights, right? And today we are going to discuss the very first फंडामेंटल राइट दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 14. ओके, आज की वीडियो में बच्चे हम सिर्फ एक ही आर्टिकल करेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे योर ऑल अटेंशन टू इट. राइट, एज द नेम सजेस्ट, इट्स द राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समानता. ओके, सो क्या था बच्चे, हमारी बुक एक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, राइट, जो कि ऑथर, उनके ऑथर कौन है, A.V. डाइसी ने बुक लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ. राइट, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इस लॉ के अकॉर्डिंग दैट इफ एनी पर्सन, ठीक है, वेदर ही इज मिनिस्टर और सर्वेंट, डज एनी एक्ट विच इज़ नॉट लीगली जस्टिफाइड, तो लॉ के हिसाब से उस पर वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी. ईदर हिज मिनिस्टर और अ सर्वेंट, उनको सेम पनिशमेंट मिलेगी एंड दे विल बी ट्रीट सिमिलरली. तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज द सुपरमेसी ऑफ लॉ. तो इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, गिवन one word, you will say it's the supremacy of law. Law is supreme. That's what your rule of law says. तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या लोग हो, राइट, दोनों ही इक्वल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प किए जाएंगे. राइट बच्चे, ये कंसेप्ट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है, मेनली इन आवर प्रियम्बल. जो प्रियम्बल में भी हमने पढ़ा है इक्वालिटी, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू रीड इन आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 इज़ आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड प्रोहिबिट, आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, वी शुड प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट प्लस प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट and plus we should demand such laws which give equal treatment to all. Right, we should demand laws which give equal treatment. Okay, so these two things that we are going to read in article 14. राइट, फर्स्ट प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड सेकेंड हमें ऐसे लॉज डिमांड करने चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड करवा सकें. ओके, सो दिस फर्स्ट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 14 क्लोज 1 एंड द सेकेंड वन इन आर्टिकल 14 क्लोज 2. ओके, सो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करें बच्चे, जो आपका आर्टिकल 14(1) है, दिस प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ध्यान से समझिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड द 14 which demands law, 14 clause 2 demands laws which give equal treatment, that is equal protection of law, equal protection of law, you will say EPL. Now we will discuss both the clauses in detail. So let's discuss both the clauses, your article 14 clause 1 and article 14 clause 2. Okay, it's equality before law and it's equal protection of law. Right, now first, equality before law is, it's an English law concept. Rule of law applies here as discussed above. Rule of law,
जो हमें क्या कहता है, दैट लॉ इज़ सुप्रीम, राइट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। जैसे कि आपने देखा है इंग्लैंड में लेडी जस्टिस होती है, इमेज इन द कोर्ट ब्लाइंड फोल्डेड, इट सेज दैट एवरी वन इज इक्वल। okay, when any the sitting judge gives his judgment, at that time वो person की rank या position को नहीं देखते हैं, there is no weightage of that, and nobody is supreme in front of laws, everyone is equal. Whereas equal protection of law, it's an American concept. It says ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि law का universal application हो, right? हर पर्सन पर सेम लॉ अप्लाई हो, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हर इंसान पर हर लॉ एक जैसे अप्लाई हो नहीं सकता है, राइट। एवरी वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम वन इन सम कंसेप्ट ऑन सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. There are various factors of classification. You can see there is the difference in basis of age, on the basis of education, on the basis of demography, right? So there are certain areas of classification, and considering that we can give them equal protection of laws. इसलिए better treatment के लिए we have to differentiate everybody's needs and classify them. This is same defined in article 14(2). दो लोग जो different situation में हैं वो equal नहीं हैं, उन पर law भी equally apply नहीं होगा, उन पर different law apply होंगे. तो अब समझ में आया, this is quite positive approach. And this is negative approach. Right? Here law is used in generic way, here law is used in specific way. Yeah, right? Here we are demanding the classification, and here we are prohibiting that not to discriminate. Yeah, not to give supremacy to anyone. Okay, so better public welfare के लिए classification, that is differentiation of laws is must. Law for different gender, status, caste, that's very necessary. इसी classification को कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए, कि क्लासिफिकेशन जो हो रहा है कभी उसको आप अपने अकॉर्डिंग ही मोल्ड ना कर दें, सो इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए वी हैव फॉर्मुलेटेड अ टेस्ट, राइट. देयर इज़ अ टेस्ट, राइट. तो हमारा जो वो टेस्ट फॉर्मुलेट हुआ था वो कौन सा केस था बच्चे? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस, 1951 का केस था बच्चे. इस टेस्ट की दो कंडीशंस हैं, राइट. जो इसमें टेस्ट ले डाउन किया, इसकी दो कंडीशंस थी. फर्स्ट वाज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, and the next was rational nexus. Okay, ये दो कंडीशंस के बेसिस पर टेस्ट को फ्रेम किया गया. ओके, सो क्या होता है कि आप अपना एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए. आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, राइट, या कॉलेज में अगर एक एग्ज़ाम रखा गया है, सो दैट एग्ज़ाम कैन नॉट बी हेल्ड फॉर एवरीवन, बिकॉज हर क्लास के बच्चे की डिफरेंट कंसेप्ट होता है, देयर स्टडीज़ आर डिफरेंट, देयर एज आर डिफरेंट, राइट. तो ये ऑब्वियस है कि सेम क्वेश्चन पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. दिस इज़ नॉट फेयर. एंड इसी चीज़ को बचाने के लिए वी हैव दिस कंसेप्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. दैट इज़, जब आप दो ग्रुप बना रहे हो तो रीज़न वैलिडली दो कि किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट. आप उनको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो. देयर हैज़ टू बी सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मीन्स इंटेलिजेंट रीज़न. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें, देयर शुड बी इंटेलिजिबल रीज़न टू डिफरेंशिएट. एंड टॉकिंग अबाउट रैशनल नेक्सस, कि जो भी आपका पर्पस है डिफरेंशिएशन का, मतलब आप क्लासिफिकेशन जो भी कर रहे हो और जो भी आपको रिजल्ट अचीव करना है लास्ट में, उन दोनों के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए. दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड डिज़ायर्ड एंड के बीच में एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए, राइट. जो आपने क्लासिफिकेशन की है
और जो आपको रिजल्ट चाहिए देयर शुड बी अ रैशनल relation. Okay, so above whole concept from 1970 was termed as old doctrine. ठीक है, 1951 में केस आया तब ये हुआ, उसके बाद इस सारे कंसेप्ट को एक ओल्ड डॉक्ट्रीन बना दिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट को ये डॉक्ट्रीन बहुत नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव नेचर का लगने लगा था. सो इन केस ऑफ योर नेक्स्ट केस वाज ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ध्यान से सुनिएगा बच्चे, केस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया एक न्यू डॉक्ट्राइन. ठीक है, ओरिजिन देखते जाइए अब कैसे कैसे इसका हुआ, कैसे कैसे हमारा आर्टिकल 14 टेस्ट को वैलिडेट करता गया. ठीक है, न्यू डॉक्ट्रीन बना और इस न्यू डॉक्ट्रीन को इसी रीज़न से बनाया गया. क्या रीज़न था? दैट इक्वालिटी इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इट कैन नॉट बी क्रिब्ड और केबिन्ड और कन्फाइंड विद ट्रेडिशनल लिमिट्स. जो ये पुराने लिमिट्स हैं हम इसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वालिटी ऑफ जो हमारा फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी दिया गया है दिस राइट, हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं. पब्लिक वेलफेयर के ऑब्जेक्ट राइट चेंज होते रहते हैं. ओके, वेलफेयर कैसा है, कब कोई डिमांड में है, कब कुछ डिमांड में है, एज देयर इज़ अ चेंजिंग सोसाइटी. सो वट एवर इज पासिंग द अबव टेस्ट कैन नॉट बी सेड टू ऑल्सो पास द टेस्ट ऑफ इक्वालिटी. ओके, तो जो भी कंडीशन इन दोनों टेस्ट से निकल गई हम ये नहीं कह सकते हाँ ये इक्वालिटी से भी पास होगी. नो. सो जो हमारा न्यू डॉक्ट्रीन आया इसमें एक कंसेप्ट क्या दिया गया? डायनेमिक एंड एक्टिविस्ट अप्रोच. ओके, डायनेमिक एंड एक्टिविस्ट अप्रोच थी, मतलब कोर्ट ने एक डायनेमिक अप्रोच दी और इसमें क्या था? दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जबकि इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ऐड हो जाएंगे. अभी तक हमने इसमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ किया था राइट, दैट इज़ एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. बट इसमें एक और कंसेप्ट हो जाएगा दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है बच्चे? हमारा एक केस आया, हमारा केस था जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो 1978 का केस था. इसमें यही बोला गया था दैट आर्टिकल 14 का सोल पर्पस यह है कि इसमें जो आर्बिट्रेरीनेस को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से स्ट्राइक आउट कर सके, कोई भी प्रोविज़न आर्बिट्रेरी ना हो. दैट इज़ आर्टिकल 14 इंश्योर फेयरनेस प्लस इक्वालिटी राइट, ये चीज़ होनी चाहिए एंड नो आर्बिट्रेरीनेस. ओके, कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी हुआ तो मतलब वह इक्वालिटी से अगेंस्ट है. सो अगर हमारा ओल्ड डॉक्ट्रीन जो हमने पढ़ा है, ओल्ड डॉक्ट्रीन हमने क्या पढ़ा है? दैट इज़ टू टेस्ट. एक है हमारा रैशनल नेक्सस और एक था हमारा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. राइट, यही थे हमारे दो टेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायनेमिक अप्रोच ऐड करने के लिए इसमें प्लस क्या किया? रीजनेबलनेस, कि वो रीजनेबल भी हो, आर्बिट्रेरी ना हो. राइट, सिटिंग जजमेंट ना हो. आपको ने उसमें बहुत सोच समझ के एक रीज़न देना है कि ऐसा क्यों किया. देन इट विल टर्न एज न्यू डॉक्ट्रीन. तो अब जो हम कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ में फॉलो करते हैं दैट इज़ रैशनल नेक्सस होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, प्लस एक प्रॉपर रीजनेबलनेस होनी चाहिए. राइट, दिस इज़ योर आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ or right to equality. Okay, and now in next video we are going to discuss the next article of right to equality, that is article 15. In right to equality we have
14 to 18 articles. 14 we have done. In next video we are going to discuss 15 and further articles. Till then, stay tuned, keep watching. Thank you.